हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा एजुकेशनल हब। सो आप सब लोग मुझे अपनी एक बड़ी दी की तरह कंसिडर करके चलो, क्योंकि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी क्लास 10th के लिए, जो मैं कर सकूँ अपनी तरफ से एंड जो आपकी वांट हो। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 कृषि एग्रीकल्चर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके नोट्स। तो अगर आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो आप यहाँ से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर मैं बेस्ड मेरे नोट्स हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, मेरे खुद के क्लास 10th के नोट्स हैं एंड आई एम प्रोवाइडिंग टू यू दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर तो हमने देख लिया, कृषि है 4। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो मैं आपको यहाँ पे नोट्स बता रही हूँ। ठीक है, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यहाँ पे लिखा है। कृषि के प्रकार हमें बताने हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे तो क्या है कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट होता है हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, तो यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है। आई एम नॉट, आपको मैं यहाँ पे समझा नहीं रही हूँ चैप्टर को, मैं जस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये चैप्टर समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उस पर आपकी वीडियो बना के दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें इसके बारे में दिया है कि जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है, इसमें हम पुराने ज़माने के जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उनका यूज़ करके अपनी जो कृषि है या एग्रीकल्चर, उसको आगे उसको क्या करते हैं, प्रोसीज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा इस तरीके से ये चीज़ आप अपने क्या रजिस्टर या जो भी कॉपी पेन जो भी आपके पास है उसमें आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, एक खेत होता है, उस पर पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम उन पेड़ों को काट देते हैं उसी जगह, फिर वहाँ पे क्या करते थे, आग लगा देते हैं उस जगह को, जहाँ पे जो राख होती है, राख बन जाती है, और उसी में क्या करते हैं, हम अपनी कृषि करते हैं, अपनी खेती करते हैं। तो इसे हम कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, किसको, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप इनको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। जैसे यहाँ पे दिया है, देश के विभिन्न भागों में कर्तन दहन प्रणाली को निम्न नामों से जाना जाता है। तो किन नामों से क्या क्या जाना जाता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट आप इसका ना रीड कर लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसको ज़्यादा अच्छी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कुछ रटना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं और इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। फिर यहाँ पे सेकंड टाइप आता है हमारा गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो यहाँ पे इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर थर्ड होता है वाणिज्यिक कृषि, जो पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है, इसे हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्या होता है, मॉडर्न इनपुट्स होते हैं। मॉडर्न इनपुट्स मतलब जो हमारे आधुनिक संयंत्र बने हैं, जो आज के ज़माने के जो टूल्स हैं, है ना, औजार हैं, उनका प्रयोग करके, उनका यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पैसे बना रखे हैं मैंने, तो इस तरह से यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम ये है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। जो रोपण प्लांटेशन होती है ना, जो लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही टाइप की जो फसल उगाई जाती है, वो जैसे चाय की खेती हो गई, है ना, और नील कृषि हो गई, काफ़ी टाइप की होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे भारत में चाय, कॉफ़ी, केला, रबड़, गन्ना आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी रोपण फसलें एक टाइप से कमर्शियल फार्मिंग होती है, या फिर आप कह सकते हो हिंदी में जिसे हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि होती है। तो ये भी इसका दूसरा नाम हो गया। तो आपको इस तरह से याद रखना है, इन सब चीज़ों को अपने नोट्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है शस्य प्रारूप या कृषि पद्धति, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, मतलब कि कितने प्रकार की हमारी जो फसल है वो पाई जाती हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो इनके बारे में यहाँ पे दिया है। तो अब यहाँ से क्या है, इनको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो खरीफ, रबी, जायद, इनके बारे में आपको चीज़ें जो है यहाँ पे वो लर्न करनी पड़ेंगी, ताकि आपके क्या कोई मिस्टेक ना हो इस चीज़ में। जैसे यहाँ लिखा है ना, बोने का समय, काटने का समय, फसल और सिंचाई। तो बोने का समय खरीफ के लिए जुलाई, जून से जुलाई
मानसून के आगमन के साथ। काटने का समय है सितंबर से अक्टूबर। फसल क्या क्या उगती है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, अरहर, ये सारी फसलें उगती हैं। और सिंचाई का साधन क्या होता है? बरसात। क्यों बरसात? क्योंकि मानसून के आगमन के साथ इनकी जो ये बोए जाते हैं बीज, ठीक है, तो उनके लिए सिंचाई की के पानी की ज़रूरत कहाँ? बारिश पूरी कर देती है। तो इसी टाइप से आपको रबी और जायद का भी देख लेना है, ठीक है। यहाँ लिखा है गन्ना, कपास, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है, ठीक है। ये गन्नाऊ लिख, ये गन्नाऊ, ये मात्रा नहीं आएगी यहाँ पे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना, ऐसे मतलब कभी तब सफाई पे ध्यान नहीं देती ज़्यादा मैं। तो ये हो गया खरीफ, लेकिन सफाई होनी चाहिए नोट्स में, ठीक है। खरीफ, तो इसका ये आपको पूरा लिखना है, इस तरीके से है। ये सब मैंने क्या है अब डिस्क्राइब कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अगर आगे खरीफ फसल के बारे में बताइए तो आप अपने आंसर में इस तरह से लिख देना, जिससे कि क्या एग्जामिनर को भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो ऐसे लग रहा है ना, बोने का समय क्या है वो आराम से पढ़ पाएगा और आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। फिर काटने का समय, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर रबी के लिए होगा फिर, ठीक है, वही सेम चीज़ जिस तरह से हमने बोने का समय खरीफ में लिखा था उसी तरह से रबी में लिखेंगे, लेकिन उसके लिए जो अलग हमारा होता है ना, जैसे यहाँ पे शीत ऋतु में बोया जाता है, वो गर्मी के टाइम में बोया जाता है, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब ये हो गया जायद, तो जायद के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। अब आते हैं हमारी मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स। तो ये हैशटैग अनाज, अनाज में हमने देखना फर्स्ट चावल, ठीक है। तो चावल के बारे में देख लिया कि कहाँ कहाँ होता है चावल, क्षेत्र, राज्य क्या है। जैसे हमारे राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ज़्यादा रूप से क्या है, चावल को बोया जाता है, चावल यहाँ से प्राप्त होता है हमें। सेकंड हो गया गेहूँ, तो गेहूँ के बारे में हम बता रहे हैं। फसल कौन सी है? ये रबी की फसल है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। तापमान क्या चाहिए फसल को बोने के लिए, फसल पकने के लिए क्या तापमान की ज़रूरत होती है, तो इस सब आपको पता होना चाहिए। बरसात कितना सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है, कितना पानी भरा रहना चाहिए ना, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश। तो हमने देखा है ना पिक्चरों में वो हरे वो खेत लहराते हैं वो, तो गेहूँ के, तो वो क्या पंजाब हरियाणा थोड़े उस साइड के ही होते हैं ना थोड़ा, तो आप उस चीज़ से याद रख सकते हो इसको। मक्का हो गया हमारा, तो इस टाइप से आपको इन सब की चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर दालें आ गई, तो ये क्या है, अनाज में हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। मुख्य फसलें किसमें? अनाज की, उसमें देख रहे हैं हम। तो जैसे ये दालें, यहाँ पे लिखा है क्रॉपिंग सीज़न, मतलब किस ऋतु में इसको बोया जाता है, तो डिपेंड्स अपॉन क्रॉप। तो ये क्रॉप अलग अलग जो हमारी यहाँ पे क्रॉप्स है उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सीज़न वेदर सूट करता है, ठीक है। अब आते हैं मोटे अनाज, ठीक है। पहले हमने अनाज देखा, अब हम देखते हैं मोटे अनाज। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। तो यहाँ पे आ गया, तो ज्वार के बारे में ये चीज़ें लिखी हैं तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। बाजरा के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये याद रखनी है। रागी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये भी याद रखनी है आपको। देन आता है आपको गन्ना, ठीक है। अब गन्ना एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। फिर तापमान क्या चाहिए, बरसात क्या होती है। तो अगर इनमें से आपको 2-3 चीज़ें, अभी 2 चीज़ ऐसे करके ना, क्षेत्र, इसे थोड़ा बहुत याद रखो, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चैप्टर को समझोगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है, तो आपको फिर अच्छी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये क्षेत्र क्या क्या हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर तिलहन, जो ऑयल सीड्स होती हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं। तिलहन फसलें वो फसलें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। जैसे ये हो गया 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तो कितनी मतलब है ना, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारा जो इंडिया है वो एक कृषि के रूप में भी क्या है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है। कृषि क्या है, भारत की एक मुख्य क्रिया है, ये हमने पढ़ा है पहले भी। ओके, तो यहाँ पे कुछ तिलहन फसलें हमें दी हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन। तो इन सब का तेल हम जानते हैं होता है, तो यही होती हैं तिलहन की फसलें, ठीक है। तो इनका उपयोग साबुन बनाने के लिए, काफ़ी चीज़ों में, उपटन उद्योग में काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है।
तो ये मूंगफली फसल किसकी है, खरीफ की है। एंड मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु हैं। अलसी एंड सरसों, तो इन सब के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लेना। फिर चाय की बारी आती है। चाय की खेती रोपण कृषि है, क्योंकि वो एक लंबे से बड़े से क्षेत्र में उगाई जाते हैं, बस एक ही चीज़ को, है ना। ज़्यादा बड़े बड़े बना दिए मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रोपण कृषि हो गई, जो बड़े से क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, वो हो गई हमारी रोपण कृषि। तो ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। भाई सब लोग पीते हैं चाय, तो भाई चस्का तो सबको लगा हुआ होगा, बच्चों को भी पीनी नहीं चाहिए चाय, ठीक है। इससे फिर क्या एक टाइप से लती हो जाती है कि हाँ भाई चाय पीनी है, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली बात उगाया जाता है। ढलवा मतलब ये जो ढलान होती है। अब देखो यहाँ पौधा है, ठीक है, और यहाँ से पानी आया और यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे कोई पानी ठहर नहीं रहा है। अगर यहाँ पानी ठहरेगा ना, तो वो जो फसल है ना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, वो थोड़ा बहुत ऐसे सड़ सी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, पानी को निकल जाना होता है, वरना जो उसको ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, लेकिन हाँ उसको पानी की नीड होती है ऑलवेज़, उस पर ऑलवेज़ थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, उसे ज़्यादा एकदम बहाव की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए क्या इसको ढलाव वाले क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है, ठीक है। तो चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए ये सब चीज़ें आप देख लेना। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, चाय एक श्रम सघन उद्योग है, काफ़ी श्रम की ज़रूरत पड़ती है, कोई मशीन के थ्रू तो नहीं हम करते। हम देखते हैं ना टीवीज़ में, जो वो फीमेल्स होती हैं अपने पीछे कुछ बांधा होता है उन्होंने, डलिया सी है ना, बकेट सी, उसमें वो तोड़ तोड़ के डालती हैं। तो कितना श्रम का काम है, कितनी मेहनत का काम होता है ये चीज़, है ना। फिर आप ताज़गी भरी एक चाय पीते हो। अच्छा, बहुत चाय की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। प्रमुख राज्य हो गई असम वाला एरिया, तो भाई सबको याद होगा असम में उगती है चाय। एंड ये हो गया पश्चिम बंगाल, ईस्ट वाला साइड हो गया, है ना। अब होता है कॉफ़ी साउथ के साइड उगती है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, ए पन्ना वगैरह जो टीवी में ऐड आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिखना, ठीक है। फिर आ गए अखाद्यान्य फसलें, जो हम खाते नहीं हैं, ठीक है, जैसे रबड़ हो गई हमारी, तो ये सर आप यहाँ से लिखना, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप ना यूट्यूब पे सर्च करना, कोई वीडियो देखना अच्छी खासी इस चैप्टर की, एंड देन इस नोट्स को लिखना, फिर समझना ना, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टर्म्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेशेदार फसलें, जैसे कपास, जूट, सन, और ये क्या हो गया प्राकृतिक रेशम। तो ये सब क्या होता है, आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रेशम, कपास, इन सब के बारे में, ठीक है। ये जूट, ये अब यहाँ पे आता है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, या फिर हम और मतलब अथवा, ठीक है, इसी को हम किस तरह से बोल सकते हैं, भारतीय कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए क्या क्या उपाय हैं। तो जोतों की चकबंदी कर दी गई है, सहकारिता अपनाई गई है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको जब आप वीडियो समझोगे ना किसी, तभी आपको समझ में आएगा, वरना तो मैं अभी आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दैन ये सारे पॉइंट्स आपको क्या याद समझ में होने चाहिए, माइंड में आपके होने चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप इजीली लिख पाओ अपने आप से बना के। अब ये भूदान और ग्रामदान एक छोटी सी कहानी है, वो भी है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या क्या योगदान है, वो चीज़ है यहाँ पे, तो आप ये भी लिख सकते हो। कृषि के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने इनके आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आए हैं, क्या क्या हमारे में चुनौतियाँ आई हैं, वो चीज़ें भी आप लिख सकते हो। और वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, जब हमारे देश से देश इंटरकनेक्ट हुए, है ना, वो व्यापार हुआ एक दूसरे से देश का, तो काफ़ी चीज़ें सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है हमारे किसानों पर, कृषि पर, और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी पोटेंशियल रखता है क्वेश्चन। तो सकारात्मक प्रभाव जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर आपको अदर कोई पता है तो वो भी लिख सकते हो इजीली, ठीक है। एंड देन ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर ख़त्म।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जैसा लिखा है यहाँ पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप नए हो तो मेरे वीडियोस लगातार देखिए। एंड मैंने अदर चैप्टर्स इंग्लिश का भी आपको पोइट्री पार्ट कंप्लीट करा दिया है क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए। एंड मैथ्स की भी कुछ वीडियोस अपलोड करिए, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप बताइएगा, मैं आगे की भी बनाऊँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको गाइड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई हैव इट ऑलरेडी। तो मैं आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।